हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का श्री समर्पण की ऑनलाइन क्लास में। हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के बारे में। पिछले वीडियो से हम चर्चा कर रहे थे तीसरे पार्ट की, यानी लेसन 3 है हमारा अपवाह ड्रेनेज सिस्टम। उसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि भारत के जो मुख्य अपवाह तंत्र हैं, ठीक है, उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक है हिमालय का अपवाह तंत्र या फिर हिमालय से निकलने वाली नदियों का अपवाह तंत्र, और जो दूसरा है वो है प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। जैसा कि पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, हिमालय का अपवाह तंत्र या हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र, उसमें हमने सबसे पहली जो जानकारी प्राप्त की थी वो सिंधु नदी तंत्र की प्राप्त की थी। उसके बाद में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे गंगा नदी तंत्र की, ठीक है। गंगा नदी और उसकी सहायक सभी नदियों की विशेषताओं के बारे में, उसके अपवाह तंत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ ही जानकारियां शेष हैं जो गंगा नदी के बारे में है, ठीक है। तो आज हमें कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं गंगा। तो आपकी बुक में जो गंगा नदी की लंबाई दे रखी है, गंगा नदी की लंबाई को 2500 किलोमीटर से अधिक, यह आपकी बुक में दिया गया है। गंगा नदी की लंबाई को कितना माना गया है? 2500 किलोमीटर से अधिक माना गया है। हम बात करें इसके एग्जैक्ट आंकड़े की, तो यह है 2601 किलोमीटर, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई आपकी जो एनसीईआरटी कक्षा 9 की बुक है उसमें 2500 किलोमीटर से अधिक दे रखी है। हम बात करें वास्तविक आंकड़े की, तो वह है 2601 किलोमीटर। क्योंकि 2601 किलोमीटर 2500 किलोमीटर से ज़्यादा ही है, इसलिए हम इसको भी गलत नहीं कह सकते हैं और इसको भी गलत नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे आपने हमारा राष्ट्रगान के बारे में जाना होगा, राष्ट्र पुष्प, राष्ट्र आम, ठीक है, राष्ट्र पुष्प है, राष्ट्र फल है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पशु है। तो इसी प्रकार जो हमारी राष्ट्रीय नदी है, क्या है? राष्ट्रीय नदी। तो इस गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। यानी कि जो गंगा नदी है ये हमारी क्या है? राष्ट्रीय नदी है। क्या है? राष्ट्रीय नदी है। अब नदियों के किनारों पर अनेक प्रकार के कल कारखाने संचालित होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी होती हैं, बड़े बड़े शहर स्थित होते हैं। तो उन सब से क्या होता है कि इन नदियों का पानी बहुत ही प्रदूषित हो जाता है। तो इसी प्रदूषण से गंगा नदी को बचाने के लिए, गंगा नदी के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक परियोजना चलाई गई है। कौन सी परियोजना चलाई गई है? नमामि गंगे परियोजना चलाई गई है। यह परियोजना केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 में, कब? जून 2014 में संचालित की गई थी। यानी इस परियोजना को अनुमोदन कब किया गया था? जून 2014 में। उसके बाद से यह इस परियोजना के अंतर्गत हमारी जो राष्ट्रीय नदी है, सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी, पवित्र नदी माना जाता है। तो इस नदी के संरक्षण के लिए एक परियोजना चलाई गई है, नमामि गंगे परियोजना, ठीक है। तो इस नमामि गंगे परियोजना के 2 प्रमुख उद्देश्य रखे गए हैं। एक देखो, ये जो परियोजना है एक क्या है? एकीकृत संरक्षण मिशन है, और जिसके कितने उद्देश्य हैं? 2 उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला जो उद्देश्य की हम बात करें, ठीक है, इसके कितने उद्देश्य हैं? 2 उद्देश्य हैं, जिनमें पहला उद्देश्य है प्रदूषण के प्रभाव को कम करना। क्या है? प्रदूषण के प्रभाव को कम करना। और जो दूसरा है वो है गंगा नदी का संरक्षण।
और इसका कायाकल्प करना। ये इस नमामि गंगे परियोजना के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक केंद्र सरकार के द्वारा एक एकीकृत मिशन है जिसके प्रमुख 2 उद्देश्य हैं। प्रदूषण के प्रभाव को कम करना। प्रदूषण के प्रभाव से मतलब अभी मैंने भी आपको बताया था कि इस नदी के किनारे बहुत से कल कारखाने स्थित हैं, बड़े बड़े शहर स्थित हैं। तो उन शहरों से निकलने वाले जो वेस्टेज होता है, कल कारखानों से निकलने वाले जो प्रदूषणकारी तत्व होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या ट्रीटमेंट करके क्या करना, उसके बाद में इन नदियों में छोड़ना या फिर उनका कोई अन्य विकल्प तलाश करना। और गंगा नदी का संरक्षण और कायाकल्प करना, यानी कि अगर कहीं पर, क्योंकि ये धार्मिक महत्व का विषय है, गंगा नदी बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है भारत में, हिंदू धर्म में विशेषकर। तो इसमें जगह जगह जहाँ पर जैसे घाट नहीं बने हैं तो घाटों का निर्माण करना, प्रदूषण को रोकने का कार्य करना, तो ये सभी किस्में हैं गंगा नदी के संरक्षण उसके कायाकल्प करने में आते हैं। तो ये बात हो चुकी है गंगा नदी तंत्र की। अब आगे हम बात करेंगे जो हमारा जो तीसरा नदी तंत्र है, हिमालय की नदियों के तंत्र में जो पहला हम सिंधु नदी तंत्र की बात कर चुके हैं, दूसरा गंगा नदी तंत्र की बात कर चुके हैं। अब जो तीसरी बात करेंगे वो बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। इसकी बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करेंगे। ठीक है, तो तीसरा क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में सबसे पहले हम बात करें इसके उद्गम की, यह नदी कहाँ से निकलती है। तो उद्गम की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका उद्गम होता है, इस नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पूर्व से होता है। कहाँ से होता है, मानसरोवर झील के पूर्व से होता है। और ये वही मानसरोवर झील है जहां पर सिंधु नदी और सतलुज, इन नदियों का भी क्या होता है, वहां से उद्भव होता है। तो सिंधु और सतलज के जो स्रोत हैं, यानी कि जहां से ये उद्भव होता है, तो उनके निकट हमने पढ़ा है कि सिंधु नदी का भी उद्गम कहाँ से होता है, मानसरोवर झील के निकट से ही होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वो भी कहाँ से होता है, मानसरोवर झील के निकट से होता है, लेकिन वो कहाँ से होता है, उसकी पूर्व दिशा से होता है। ठीक है, अब ये जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये मानसरोवर झील के पूर्व से निकलकर कहाँ बहती है, हिमालय के समानांतर बहती है। कहाँ बहती है, हिमालय के समानांतर बहती है। ठीक है, हिमालय के समानांतर बहती है। और ये मानसरोवर झील कौन से स्थान पर है, यह तिब्बत में। और तिब्बत किसका भाग माना जाता है, वर्तमान में चीन का भाग माना जाता है। ठीक है, तो मानसरोवर झील के पूर्व से निकलकर हिमालय के समानांतर बहती है। अगर जैसे हमें बात करें, ये हिमालय माने, तो यह नदी यहाँ से बहकर क्या करती है कि इसके समानांतर इस प्रकार बहती है। ठीक है, और तिब्बत में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यह पूर्व में बहती है, यानी कि मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है और हिमालय के समानांतर पूर्व दिशा में ही बहती है। और वो बहकर कहाँ तक जाती है, नामचा बरवा तक। पूर्व दिशा में बहकर नामचा बारवा शिखर है, यानी कि एक पर्वत शिखर है नामचा बारवा। और इस नामचा बारवा पर्वत शिखर की जो ऊंचाई है ये 7,757 मीटर है। कितनी है, 7,757 मीटर है।
अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये हिमालय के समानांतर बहती हुई पूर्व दिशा में कहाँ चली जाती है, नामचा बरवा तक पहुंच जाती है। और उसके बाद में क्या करती है कि यू आकार का एक टर्न लेती है इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार क्या करती है, घूम लेती है। अंग्रेजी का जो यू अक्षर होता है तो उसके आकार का एक घूम लेती है या उस दिशा में घूम जाती है। तो किस आकार का, यू आकार का घूम लेती है, ठीक है। और घूम लेने के बाद में कहाँ प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। भारत के कौन से राज्य में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। कौन से राज्य में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अब जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो क्या बनाती है, गार्ज बनाकर आती है। क्या बना, क्योंकि भाई पर्वतों के बीच से बह रही है तो क्या बनाएगी, गार्ज बना रही है। गार्ज मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहाड़ों के बीच में जो सकरी गहरी घाटी होती है, नदी के पानी से कटकर बनती है, तो उसको क्या कहते हैं, सकरी गहरी घाटी को गार्ज कहते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश में किसके माध्यम से प्रवेश करती है, एक गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। किसके माध्यम से प्रवेश करती है, गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। और इसे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इसको नाम दिया जाता है दिहांग। किस नाम से, दिहांग नाम से। मैंने भी आपको बताया था कि तिब्बत में इस नदी को क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं, तथा अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। अब जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसके बाद में इसमें कुछ इसकी सहायक नदियां भी मिलती हैं। इसके बाद इसमें इसकी जो सहायक नदियां हैं, जैसे दिबांग है, इसको अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते, दिहांग कह रहे हैं, और इसकी सहायक नदी क्या है, दिबांग। दिबांग, लोहित और कैनोला। आदि सहायक नदियां इसमें मिलती हैं। ये जो सहायक नदियां मिलती हैं, ये मिलकर जब ये कहां प्रवेश करती है, असम में प्रवेश करती है। तो असम में फिर इसका नाम क्या जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नाम कहलाता है। ठीक है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में बहने के बाद में इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां प्रवेश करती हैं, दिबांग, लोहित, कैनोला। और इन नदियों के मिलने के बाद में असम में किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती है। ठीक है, अब जैसे आपको पता है भाई, इसमें तिब्बत में क्या कहते हैं, इसको सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। और उसके बाद में इसका नामकरण क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है। अब जब ये नदी आगे चलती है, आगे कहाँ जाती है, असम में बहने के बाद में प्रवेश करती है बांग्लादेश में। कहाँ प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। किस कहाँ प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, अब जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में से जिस नदी का नाम है, ये वहाँ पर जमुना के नाम से जानी जाती है। किस नाम से, जमुना के नाम से जानी जाती है।
ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी विशेषताओं की बात करें। देखो, जब ये नदी मानसरोवर झील से निकलकर जब तक नामचा बारवा तक यानी कि तिब्बत में बहती है, हिमालय के समानांतर बहती है, तब वहाँ पर क्या है, मौसम क्या होता है, अति शुष्क है और शीत भी है, यानी कि बहुत ठंडा मौसम है और शुष्क मौसम है, यानी कि वहाँ उस भाग में बरसात कम होती है। केवल जो पानी प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है, हिमानियों के द्वारा प्राप्त होता है, ये झील से प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसके वहाँ पर क्या होता है कि इसमें पानी की मात्रा कम होती है, यानी कि जो सांगपो नदी है, हिमालय का जो प्रथम भाग सांगपो नदी है, इसमें पानी की मात्रा कम होती है। जब पानी कम बहता है तो उसमें सिल्ट यानी कि जो मिट्टी या पत्थर वगैरह जो बहते हैं वो भी क्या होते हैं, उनकी मात्रा बहुत कम होती है। यानी इसी के साथ ये कहाँ तक बहती आती है, नामचा बारवा तक बहती है। और जब ये भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि वर्षा अधिक मात्रा में होती है। आसाम है, अरुणाचल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, इन राज्यों में क्या होती है, बरसात बहुत अधिक होती है। तो अधिक बरसात होने से जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है और उसमें जो सहायक नदियाँ मिलती हैं, तो वहाँ पर इसमें जल की मात्रा बढ़ जाती है। जल की मात्रा के साथ साथ इसमें जो सिल्ट है, सिल्ट यानी कि जिसको हम गाद कह सकते हैं, तो उसकी मात्रा बढ़ने से क्या हो जाता है कि यह नदी जब पानी बहता है तो अपने साथ मिट्टी बहा कर लेता है। तो इस प्रकार जब इसमें सिल्ट यानी कि जो मिट्टी की मात्रा बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है कि ये नदी, भाई ढाल तो कम है, तो ये नदी क्या करती है, इस नदी के पैंदे में वो गाद धीरे धीरे, मिट्टी धीरे धीरे पैंदे में जमा होती रहती है। पैंदे में जमा होने के कारण ये दो प्रकार के परिवर्तन करती है। पहला परिवर्तन ये है कि यह छोटे बड़े बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या होता है कि इसमें जल व सिल्ट की मात्रा बढ़ने से अनेक नदी द्वीपों का निर्माण करती है। किनका निर्माण करती है, अनेक नदी द्वीपों का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे द्वीप होते हैं, सब समुद्र में द्वीप होते हैं, वैसे नदियों में द्वीप होते हैं, तो उनको नदी द्वीप कहते हैं। और यहाँ पर असम में इसी ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पाया जाता है, जिसको हम माजुली द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, माजुली द्वीप कहते हैं। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी कि नदियों में पाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, तो ये नदी द्वीपों का निर्माण करती है। इसके साथ साथ अब जब इसके जो पैंदे में जो सिल्ट जमा होता है, मिट्टी जमा होती है, तो उसके कारण क्या है कि इसका पैंदा ऊपर उठता है। और जब बरसात के मौसम में पानी ज़्यादा आता है, ज़्यादा होता है, तो ये क्या करती है कि अपने किनारों को छोड़कर दूर बहने लगती है। भाई किनारों तक तो पानी कम होता है, तब तक किनारों में बहती है, अपने स्थान पर बहती है, लेकिन जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जो किनारों से दूर दूर तक वो पानी फैल जाता है। तो यही कारण है कि ये क्या करती है, इस नदी की विशेषता ये है कि ये बार बार अपना मार्ग परिवर्तन करती है। और इसी मार्ग परिवर्तन के कारण क्या होता है कि वहाँ पर जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहाँ पर अपार जनधन की हानि होती है। ठीक है, तो ये थी विशेषताएं किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। ठीक है, अब इसके बाद में जब ये कहाँ जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जैसे कि हम गंगा नदी में पढ़ चुके हैं, गंगा नदी की जो मुख्य धारा है ये इसमें मिल जाती है, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, यानी कि बांग्लादेश में जिसको जमुना कहते हैं, जमुना में मिल जाती है। और उसके बाद में जब गंगा इसमें मिलती है, तो उसके बाद में ये नदी क्या कहलाती है, दोनों नदियाँ मिलकर क्या कहलाती हैं, मेघना के नाम से जाकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये सभी विशेषताएं थी किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इनसे हमारा जो हिमालय से निकलने वाली नदियों का जो नदी तंत्र है या अपवाह क्रम है, अपवाह तंत्र है, वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के तंत्र की, या प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा जो अपवाह तंत्र बनाया जाता है, अपवाह द्रोणी बनाई जाती है, तो उसकी हम आगे बात करेंगे। उसकी बात करें,
प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले जैसे हमने इसको दो भागों में बांटा था, भारत का जो अपवाह तंत्र उसको दो भागों में बांटा था, हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र और दूसरा था प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। अब हम आगे अध्ययन करेंगे, जानकारी करेंगे किसकी, प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र की। ठीक है, तो सबसे पहली बात करें, देखो जैसे हम पहले भी इसकी विशेषताएं पढ़ चुके हैं भाई, जो उत्तरी भारत की नदियां हैं या हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो क्या होती हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है हिमालयों के पिघलने से, इसलिए वो नदियां क्या होती हैं, सदावाहिनी होती हैं, वर्ष भर बहती रहती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की ये विशेषता है कि इसमें जो पानी की मात्रा कम होती है और केवल ये नदियाँ, इसमें अधिकांश नदियाँ क्या होती हैं, केवल ग्रीष्म ऋतु में ही बहती हैं और वर्षा ऋतु में ही बहती हैं, और जब ग्रीष्म ऋतु आती है, गर्मी की ऋतु आती है, तब इनमें क्या हो जाता है, पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र की हम बात करें तो जैसा कि हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो इसमें जो इसका जो मुख्य जल विभाजक जो रेखा का कार्य करता है, यहाँ ये किसकी स्थिति है, पश्चिमी घाट की। भाई पश्चिमी तट के पास में पश्चिमी घाट है, इधर क्या है, अरब सागर, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व दिशा में बंगाली खाड़ी है और पश्चिमी दिशा में क्या है, अरब सागर है, और दक्षिणी दिशा में क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, तो ये बात करें हम पश्चिमी तट के समीप क्या है, पश्चिमी घाट है, यानी कि जो पहाड़ियों की जो लगातार जो श्रृंखला है तट से थोड़ी दूर, तो वो क्या कहलाती है, पश्चिमी घाट कहलाती है। तो ये जो पश्चिमी घाट है ये क्या किसका काम करती है, जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक का मतलब ये है कि इस स्थान से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाली खाड़ी में जाती हैं, और जो इसका जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र की तरफ की जो जल है वो बहकर कहाँ चला जाता है, अरब सागर में चला जाता है। तो पश्चिमी तट की ओर कोई खास नदियां नहीं हैं। ठीक है, केवल कुछ एक नदियां हैं। जबकि बात करें हम पूर्वी क्षेत्र में, तो पूर्वी क्षेत्र में काफ़ी नदियां हैं जिनकी चर्चा हमें आगे करेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो इसका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट किसका कार्य करता है, मुख्य जल विभाजक का कार्य करता है। यानी कि दो अपवाह क्षेत्रों को अलग अलग करता है। ठीक है, तो ये तो बात थी किसकी, मुख्य जल विभाजक की। अब बात करें हम यहाँ बहने वाली नदियों की। अब यहाँ पर जो अधिकांश मुख्य नदियाँ हैं, जैसे कि महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तो ये प्रमुख नदियाँ हैं। ये किस ओर बहती हैं, पूर्व की ओर बहती हैं। तो यहाँ की जो मुख्य मुख्य नदियाँ हैं, ये महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी नदियां हैं। इसके अलावा और भी छोटी मोटी नदियां हैं। तो ये मुख्य नदियां किस ओर बहती हैं, पूर्व की ओर बहती हैं, यानी कि बंगाल की पश्चिमी घाट से बंगाल की खाड़ी की तरफ, यानी कि पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, किस ओर बहती हैं, पूर्व की ओर बहती हैं। तो ये तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां पूर्व की ओर बहती है, और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कहाँ जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। कहाँ गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। अब इसके बाद बात करें हमें, तो क्या कुछ नदियां अरब सागर में भी गिरती हैं? हाँ बिल्कुल, दो प्रमुख नदियां हैं। जो नदियां हैं, छोटी मोटी काफ़ी नदियां हैं, लेकिन जो दो प्रमुख नदियां हैं, जबकि दो प्रमुख नदियां, जिनमें एक तो है नर्मदा और दूसरी है तापी। कौन कौन सी, नर्मदा और तापी। ये किस ओर बहती हैं,
पश्चिम की ओर बहती हैं। किस ओर बहती हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, यानी कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। किधर बहती हैं? पूर्व की ओर बहती हैं। और जो नर्मदा और तापी नदियां हैं ये किस ओर बहती हैं? पश्चिम की ओर बहती है। और पश्चिम की ओर बहकर कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कहाँ गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में। जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कहाँ गिरेंगी? अरब सागर में। ठीक है, अब देखो इनकी एक और विशेषता है। जैसे ये जो नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां समुद्र यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, कहाँ गिरने से पहले? समुद्र में यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। और कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जबकि जो ये दो नदियां हैं नर्मदा और तापी, जो पश्चिम की ओर बहती हैं, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो अगर ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं तो फिर किसका निर्माण करेंगी? ये निर्माण करती है ज्वार नदमुख का। ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। देखो ज्वार नदमुख को कई जगह एस्चुरी भी लिखा जाता है, इनके इंग्लिश का वर्जन इसका एस्चुरी। ठीक है, अब देखो डेल्टा में और फिर ज्वार नदमुख में अंतर क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी नदियों का पानी है यह समुद्र में गिरने से पहले क्या हो जाता है? अधिकांश नदियों की विशेषता होती है कि उनका पानी समुद्र में गिरने से पहले छोटी छोटी सैकड़ों धाराओं के रूप में बहने लगता है। यानी कि इसमें छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं और काफ़ी दूर के क्षेत्र को कवर कर लेती हैं, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का निर्माण कर देती हैं। तो ये जो सैकड़ों धाराएं जिस त्रिभुजाकार क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जो दलदल होता है, काफ़ी वनस्पति से भरा होता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ठीक है, जबकि ज्वार नदमुख क्या होता है? ज्वार नदमुख होता है कि जब कुछ नदियाँ जैसे कि नर्मदा और तापी हैं, ये नदियां समुद्र में गिरने से पहले छोटी छोटी धाराओं के रूप में न बहकर क्या करती हैं कि एक मुख्य धारा के रूप में ही समुद्र में प्रवेश करती हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, किसी प्रकार के दलदल का निर्माण नहीं करती हैं। तो ये क्या कहलाता है? ज्वार नदमुख कहलाता है। यानी कि नदियों का पानी जब सैकड़ों धाराओं के रूप में बट जाता है तो वो डेल्टा का निर्माण करता है। जबकि जो नदियों का पानी सैकड़ों धाराओं के रूप में नहीं बटकर क्या हो जाता है? सीधा ही जाकर कहाँ गिर जाता है? समुद्र में गिर जाता है। तो वो क्या कहलाता है? ज्वार नदमुख या एस्चुरी कहलाता है। ठीक है, तो ये बात है किसकी? पूर्व की ओर बहने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों की। यानी कि जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे कृष्णा महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा कावेरी है। और जो पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और तापी नदियां हैं, ये डेल्टा का निर्माण न करके किसका निर्माण करती हैं? ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। अब बात करें हम इस प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र की बात, तो ये जो अपवाह तंत्र है ये हिमालय के अपवाह तंत्र से क्या है? अपेक्षाकृत छोटा है। यानी कि हिमालय की ओर बहने वाली नदियाँ काफ़ी दूर तक, ये काफ़ी लंबा चौड़ा अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, काफ़ी जगह कवर करती हैं। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ये जो प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र है, ये क्या है? अपेक्षाकृत छोटा अपवाह तंत्र है। तो यह अपेक्षाकृत छोटा अपवाह तंत्र है। ठीक है, तो अब हम बात करें किसकी? भाई जो प्रायद्वीपीय भारत में जो बहने वाली मुख्य नदियां हैं, तो जो नदियां, मुख्य नदियां और उसकी सहायक नदियां मिलकर नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। और ये नदी तंत्र जो जगह घेरता है उसको, या फिर जिस क्षेत्र से होकर बहता है, ठीक है, या फिर जिस क्षेत्र का जल उसमें शामिल किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र या अपवाह द्रोणी कहलाता है। ठीक है, तो ये सभी ये छोटे मोटे जो अपवाह तंत्र ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र का निर्माण करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र में कौन कौन से नदी तंत्र शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो उनकी बात करें तो सबसे पहले हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ शामिल की जाती हैं। जैसे एक तो नर्मदा है,
नर्मदा द्रोणी है, तापी द्रोणी है। द्रोणी का मतलब वही अपतंत्र है। नर्मदा, तापी है, महानदी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, द्रोणी, और कावेरी द्रोणी। यानी इस प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र में हमें जो मुख्य नदी तंत्र हैं केवल उनकी ही बात करेंगे, जिनमें जैसे नर्मदा द्रोणी है, तापी द्रोणी है, महानदी द्रोणी है, गोदावरी द्रोणी है, कृष्णा द्रोणी है और कावेरी द्रोणी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार हम प्रारंभिक चर्चा कर चुके हैं किसकी, प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र की। शेष जो जानकारी है इन्हें के जो विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, नर्मदा और द्रोणी तापी, नर्मदा द्रोणी, तापी द्रोणी के बारे में और महानदी द्रोणी के बारे में, ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।